हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर तू अकेला पहल कर, बढ़कर तू अकेला पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। नमस्कार बच्चों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पॉलिटी में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव, केंद्र सरकार की विधायिका के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। बच्चे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट आपके द्वारा लिखा गया कमेंट हमें प्रोत्साहन देता है, हम भी आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और अगला वीडियो और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की हौसला हमारे अंदर एनर्जी भरता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव को जानने से पहले हम लोगों को पार्ट 5 के बारे में ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। पार्ट 5 में किसका डिस्क्राइब किया गया बच्चा, हम सबसे पहले इसकी देखते हैं। देखो बच्चा, अगर डिस्क्राइब किया जाए हम लोग अगर संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा भाग 5, पार्ट 5 को स्टडी करना पड़ेगा बच्चा। किसका स्टडी करना पड़ेगा? पार्ट 5 का। अब पार्ट 5 में अगर हम बात करें तो किसका जिक्र है बच्चा? पार्ट 5 में संघ सरकार का जिक्र है। किसका जिक्र है? संघ सरकार का जिक्र है, यूनियन गवर्नमेंट का जिक्र है। यूनियन गवर्नमेंट का डिस्क्राइब जो है बच्चा, वह आर्टिकल अगर देखोगे आप, यूनियन गवर्नमेंट का डिस्क्राइब जो अगर आर्टिकल देखोगे आप, तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में डिस्क्राइब किए गए हैं। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में डिस्क्राइब किए गए हैं बच्चा। अब इसमें अनेक चैप्टर हैं यहाँ बच्चा, इसमें अनेक चैप्टर हैं पार्ट 5 में। जैसे मान लो सपोज दैट मैं चैप्टर की बात करता हूँ, पहला अध्याय 1, क्या बात करते हैं बच्चा? अध्याय फर्स्ट की बात करते हैं कि इसमें क्या है। अगर अध्याय 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया बच्चा कि संघ सरकार की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई ना, संघ सरकार की कार्यपालिका, संघ सरकार की कार्यपालिका। अब संघ सरकार की कार्यपालिका जो है बच्चा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव है आपका, उसका डिस्क्राइब अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक में डिस्क्राइब किया गया है। अगर चैप्टर 2 की बात करें बच्चा, अगर हम लोग अध्याय 2 की अगर बात करें, चैप्टर 2 की अगर बात करें, इसमें किसका डिस्क्राइब किया गया? इसमें कहा गया बच्चा संघ सरकार की विधायिका, संघ सरकार की विधायिका का डिस्क्राइब किया गया, मतलब लेजिस्लेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्राइब इसमें किया गया ना। इसका डिस्क्राइब जो है आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया बच्चा। आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक इसका डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम लोग बात करें चैप्टर 3 के बारे में, मीन्स अध्याय 3 के बारे में अगर बात करें बच्चा हम लोग अध्याय 3 में, तो अध्याय 3 में आपका कहा गया है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का डिस्क्राइब किया गया बच्चा। इसमें आर्टिकल अगर आप देखोगे कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर का डिस्क्राइब किया गया है, विधायी शक्ति का जिक्र किया गया है। अब अगर बात करते हैं हम लोग चैप्टर 4, तो बच्चा देखो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। चैप्टर 4 को हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर 4 को, अध्याय 4 मतलब चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में किसका डिस्क्राइब है बच्चा? चैप्टर 4 में आप देखोगे कि संघ सरकार की न्यायपालिका, संघ सरकार की
न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जुडिशियरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का डिस्क्राइब किया गया बच्चा। यहाँ पर किसका जिक्र किया गया? जुडिशियरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का डिस्क्राइब किया गया। इसका डिस्क्राइब जो है बच्चा आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक इसका डिस्क्राइब किया गया है बच्चा। कहाँ तक? आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशियरी का, न्यायपालिका का। अब देखो, आप देख रहे हो मैं आर्टिकल अध्याय 5 की बात करता हूं। अध्याय 5 जो है भाग 5 का, अध्याय 5 जो है इसमें देखोगे आप लोग कहा गया कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, क्या बच्चा? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसे आप कहते हो CAG, कैग का जिक्र है इसमें। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका नाम होता है बच्चा। समझ गए? इसका जो डिस्क्राइब होता है, जो कैग का डिस्क्राइब है आपका, वो आप देख रहे हो यहाँ पर कि आर्टिकल 148 से लेकर के बच्चा 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में इसका डिस्क्राइब किया गया बच्चा। देख रहे हो आप? तो हम 5 चैप्टर के बारे में देखे कि पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट है, 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में डिस्क्राइब किया गया। चैप्टर 1 की बात करोगे तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक है। चैप्टर 2 में यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव 79 से लेकर के 122 तक। चैप्टर 3 राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति जो है आपका व्यवस्थापिका शक्ति है, इसका डिस्क्राइब आर्टिकल 123 में किया गया है। चैप्टर 4 की बात करोगे तो जुडिशियरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का जिक्र किया गया। किसका जिक्र है इसमें? जुडिशियरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के जिक्र किए गए बच्चे। अब देखो यहाँ पर जुडिशियरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का डिस्क्राइब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है बच्चा? तो आर्टिकल बात करोगे अगर तो 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक में डिस्क्राइब है। और चैप्टर 5 जो है, क्योंकि पार्ट 5 में भाग 5 में 5 चैप्टर है, टैग है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक में बच्चा। अब हम लोग इसमें से जो टॉपिक आज का जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वो आज का टॉपिक है संघ सरकार की विधायिका। क्या बच्चा? संघ सरकार की विधायिका। यही टॉपिक भी आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। समझ गए? चलो अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक ना। अब आप इसे कॉपी में अपना लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, ठीक ना। जो आपके एग्जाम में LLB एंट्रेंस के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि LLB एंट्रेंस वालों के लिए यह टॉपिक बहुत ही कारगर साबित होता है। क्योंकि इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप LLB एंट्रेंस में जब भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 20-30 क्वेश्चन जो हैं पॉलिटिकल साइंस से कभी कभी पूछ दिए गए हैं। और क्वेश्चन जो पूछने का जो लेवल है वहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड है, मूल्य आधारित प्रश्नों का संख्या परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है वहाँ पर, मूल्य आधारित प्रश्न जिसे कहते हैं। हम चर्चा करेंगे प्रश्नों का प्रकार किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, लेकिन सबसे पहले हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। संघ सरकार की विधायिका, संघ सरकार की विधायिका की चर्चा करने वाले हैं बच्चा। विधायिका, संघ सरकार की विधायिका, संघ सरकार की विधायिका की चर्चा कर रहे हैं बच्चा हम लोग, ठीक ना। आर्टिकल बता दिया, उसका डिस्क्राइब कहाँ से कहाँ तक है। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। अब देखो संघ सरकार की विधायिका का जो जिक्र है ना बच्चा, ये कहाँ से कहाँ तक किया गया आप देख चुके हो आर्टिकल में। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि संघ सरकार की विधायिका किसे कहते हैं बच्चा। तो संघ सरकार की विधायिका मतलब विधायिका को समझने के लिए आप सबसे पहले 2 चीजों की बात करोगे। किसकी बात करोगे? 2 चीजों की बात करोगे। चलो तो हम यहाँ पर पहले विधायिका को ही लेते हैं ना, विधायिका लेते हैं। विधायिका, तो विधायिका की जब बात करते हैं बच्चा हम लोग, जब लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव को जो है 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में आप सीधे इसे डिवाइड कर दोगे। पहला जो पार्ट होता है बच्चा लेजिस्लेटिव का, जो आपका विधायिका, इसका जो पहला जो यहाँ पर चीजें आती हैं, पहला आता है संघ सरकार। क्या आता है बच्चा? संघ सरकार की बात करोगे तुम, संघ सरकार की बात करोगे, यूनियन गवर्नमेंट की बात करोगे। और यहाँ पर बात करोगे स्टेट गवर्नमेंट की बात करोगे, राज्य सरकार की बात करोगे, राज्य सरकार की बात करोगे बच्चा, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ से, तुम देखना यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है बच्चा तुम्हारा, यूनियन गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव है, यूनियन गवर्नमेंट की जो विधायिका है, वो किसे कहा जाता है बच्चा? तो संसद को कहा जाता है यूनियन गवर्नमेंट की विधायिका। सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव किसे कहा जाता है? याद कर लेना, पार्लियामेंट को कहा जाता है, संसद को कहा जाता है।
और स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं बच्चा, तो विधान मंडल को कहा जाता है। किसे बोलते हैं बच्चा, विधान मंडल को कहा जाता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को कहा जाता है बच्चा, ठीक है ना। अब देखो आप विधान मंडल, अब देखो 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, क्या होता है बच्चा, 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट और 3 ऑर्गन्स ऑफ विधान मंडल, 3 ऑर्गन्स ऑफ विधान मंडल। देखो बच्चा संसद के भी 3 अंग होते हैं और विधान मंडल के भी 3 अंग होते हैं। संसद के जो 3 अंग है बच्चा, देखो यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा और यहाँ पर होगा तुम्हारा राज्यसभा। क्या होगा बच्चा, राज्यसभा। और विधान राज्य में आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा राज्यपाल, राज्यपाल। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा जो है सो विधान परिषद, विधान परिषद। इसे आप कहते हो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ना, और इसे बोलोगे विधान परिषद बच्चा, विधान परिषद, परिषद, विधान परिषद बोलोगे ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। राज्यपाल, विधान परिषद, गलत लिख गया, विधान सभा होगा यहाँ पर, विधान सभा बच्चा, ठीक है ना, विधान सभा। तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट। तो अब हम बात करने वाले हैं कि विधायिका का काम क्या है बच्चा, विधायिका जो है वो कानून बनाता है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का काम कौन करता है, तो लेजिस्लेटिव करता है, जो कानून बनाने का काम करता है। कानून को बनाएगा कौन, तो बच्चा लेजिस्लेटिव, जो विधायिका है वह कानून को बनाएगा। तो केंद्र में कानून कौन बनाता है बच्चा, संसद बनाता है। और राज्य में कानून कौन बनाएगा, तो विधानमंडल बनाएगा। अब केंद्र में कानून 3 लोग मिलकर बनाएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य स्तर पर कानून 3 लोग मिलकर बनाएंगे बच्चा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। समझ गए। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जो विधान मंडल है बच्चा, विधान मंडल के 3 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद केवल 6 राज्य में है बच्चा, 6 राज्य में केवल विधान परिषद है। वह किन राज्यों में, 6 राज्य में बच्चा, तो 6 राज्य अगर पूछेगा तुमसे तो बता दोगे तुम, यूपी में बताओगे, है ना, तुम बताओगे बिहार में बताओगे, कहाँ बताओगे बच्चा, देखो यहाँ पर यूपी हो गया, ठीक है ना, बिहार हो गया बच्चा। बिहार के बाद क्या बचा होगा बच्चा, बिहार के बाद बताओगे महाराष्ट्र, बताओगे महाराष्ट्र, बताओगे महाराष्ट्र में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ, विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्टेट में बच्चा विधान परिषद है केवल। तो बाकी के जो तुम्हारे अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान भी तुम्हारे जो यहाँ जो है सो 29 राज्य हैं। तो 29 राज्यों में से ये आप देख रहे हो कि 6 राज्यों में तुम्हारे क्या है, विधान परिषद है। बाकी राज्यों में कानून बनाते हैं राज्यपाल और विधानसभा मिलकर। लेकिन इन 6 राज्यों में तीनों लोग मिलकर के कानून बनाएंगे बच्चा, समझ गए। लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति इनमें से किसका महत्वपूर्ण अंग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा कि प्रेसिडेंट इनमें से किसका इंपोर्टेंट ऑर्गन्स होता है, तुरंत तुम्हारा आंसर होगा कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का इंपोर्टेंट ऑर्गन्स होता है, संसद का महत्वपूर्ण अंग होता है। ये पहला क्वेश्चन याद कर लेना, ये बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। इस टेबल को अपने कॉपी में आप ड्रॉ कर लेना अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रेसिडेंट को छोड़ करके मैं लोकसभा, राज्यसभा की चर्चा करेंगे बच्चा। किसकी चर्चा करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा करेंगे बच्चा हम लोग, ठीक है ना। इसके पहले का वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो वीडियो में पढ़ाया हूँ आपको, जो प्रेसिडेंट तक मैं टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, जो जब पढ़ाया हूँ तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा लोकसभा और राज्यसभा से स्टार्ट होगा। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे बच्चा। देखो आ जाओ अब टॉपिक पे। अब देखो पढ़ने में तुमको जो है सो क्वेश्चन जो है तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होंगे, एलएलबी एंट्रेंस वाले। एक बात सीटेट वाले के लिए बता दें, सीटेट एग्जाम के लिए बच्चा 6 से 8 में जो है तुम्हारा जो पिछली एग्जाम हुए थे, 2 एग्जाम पहले देखोगे तो उसमें लगभग 20-22 क्वेश्चन पॉलिटिकल से सीधे पूछ दिए गए थे, 20-22 क्वेश्चन सीधे पॉलिटिकल से ही पूछ दिए गए थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा जरूरी है कि इन चीज़ों को समझना वहाँ पर जरूरी जान पड़ता है। तो आओ हम सबसे पहले बात करते हैं संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की पहले चर्चा करते हैं कि संसद के आर्टिकल में कैसे हैं, और उस आर्टिकल के अंदर जो व्याख्या होगी हम व्याख्या भी बताते चलेंगे आपको कि व्याख्या कैसे है संसदों का। समझ में आ रही है हमारी बात। चलो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है। तो संसद का आर्टिकल जो स्टार्ट होता है बच्चा, आर्टिकल 79 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 79 से स्टार्ट होता है। 79 में कहा गया बच्चा कि संसद का गठन की चर्चा किया गया तुम्हारा जो है किसमें, संसद के गठन की चर्चा की गई बच्चा तुम्हारा आर्टिकल 79 में कहा गया। तो संसद का गठन अगर बात करोगे तो कैसे गठन हुआ इसका, अब इसके बारे में देखो, ठीक है ना।
और 80 में बात करोगे, अनुच्छेद 80 में बात करोगे, अनुच्छेद 80 में अगर बात करोगे तो किसका जिक्र है, तो तो यहाँ पर राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। किसका बच्चा, तो राज्यसभा के गठन की बात की गई है, राज्यसभा के गठन की बात की गई है। किसमें कही गई, आर्टिकल 80 में कही गई। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 81 की बात करूं बच्चा, आर्टिकल 81 में क्या है, तो 81 में तुम तुरंत बताओगे कि लोकसभा के गठन की बात की गई है बच्चा। किसका, लोकसभा के गठन की चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो लोकसभा की गठन की चर्चा तुम्हारा अगर पूछ दिया जाएगा तो क्या बताओगे, आर्टिकल 81 बताओगे। तो देखो राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन, इसी चीज को हम समझते हैं। बस डिस्क्राइब से मैं बहुत सारी चीजों को यहीं पे बतला दे रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ही, किस आर्टिकल में क्या है उसकी भी चर्चा खुद ब खुद करते ही चलेंगे। लेकिन आर्टिकल के अंदर जो छिपे हुए जो चीजें व्याख्या हैं उसको व्याख्या करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ से आपका जो है प्रेसिडेंट टॉपिक से स्टार्ट हो जाता है, आपका जो है तथ्य पूछे जाते हैं। आर्टिकल ज्यादा नहीं पूछे जाते, तथ्य पूछे जाते हैं। लेकिन उन तथ्यों के साथ साथ मैं आर्टिकल भी बताऊंगा और आर्टिकल के अंदर छिपे हुए जो व्याख्याएं हैं उन चीजों को भी हम उजागर करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में आपका एक भी छूटने न पाए बच्चा, ठीक है ना। अब देखो बात करता हूं, तो बच्चा देखो जो तुम्हारा लोकसभा है ना, जो राज्यसभा है तुम्हारा, राज्यसभा, राज्यसभा को देखो बच्चा कहा जाता है प्रथम एवं निम्न, प्रथम एवं निम्न या लोकप्रिय सदन, प्रथम एवं निम्न या लोकप्रिय सदन कहते हैं। प्रथम एवं गलत बच्चा, द्वितीय लोकसभा, चलो मैं चेंज कर देता हूं, लोकसभा हो गया बच्चा, ठीक है ना। चलो लोकसभा को क्या बोलते हैं बच्चा, फर्स्ट एंड लोअर एंड पॉपुलर हाउस, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड लोअर एंड पॉपुलर हाउस कहा जाता है लोकसभा को बच्चा, ठीक है ना। और राज्यसभा की अगर बात करोगे तो राज्यसभा जो है तुम्हारा इसे बोलते हैं बच्चा द्वितीय एवं उच्च या अस्थाई सदन, क्या बोलते हैं बच्चा, सेकेंड एंड अपर एंड परमानेंट हाउस, सेकेंड एंड अपर एंड परमानेंट हाउस कहा जाता है बच्चा, ठीक ना। लोकसभा को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड लोअर एंड परमानेंट हाउस, सॉरी फर्स्ट एंड लोअर एंड पॉपुलर हाउस कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं क्यों कहा जाता है, तो जो प्रथम सदन है बच्चा, यहाँ पर प्रथम सदन और द्वितीय की बात करेंगे पहले। लोकसभा प्रथम सदन है जबकि राज्यसभा द्वितीय सदन है। कारण क्या है बच्चा, इसका रीजन यह है कि लोकसभा प्रथम सदन इसलिए है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य होते हैं बच्चा, 3 बातों का आधार मानते हैं, चुनाव, शक्ति, संख्या, चुनाव, शक्ति और संख्या। तो चुनाव जो बच्चा है, देखो भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तुम ये बताओ, लोकतंत्र जनता का शासन कहा जाता है, लोकतंत्र जनता का शासन कहा जाता है बच्चा, लोकतंत्र जनता का क्या है, शासन है। तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, कि प्रतिनिधि जिसका चुनाव करते हैं उनके पास शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रतिनिधि जिसका चुनाव करते हैं उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, और जनता जिसका चुनाव करता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव। तो सिंपल सी बात है कि जनता जिसका चुनाव करेगी लोकतंत्र में उसके पास शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए। तो लोकसभा के पास शक्तियां ज्यादा है बच्चा, इसलिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट होता है, इसलिए लोकसभा प्रथम सदन है। समझ गए, शक्ति भी लोकसभा का ज्यादा है, इसलिए लोकसभा प्रथम सदन है, और सदस्य संख्या भी, मेंबरशिप भी लोकसभा का ज्यादा है, इसलिए लोकसभा प्रथम सदन है। जबकि इन तीनों के कंपेयर अगर किया जाए, लोकसभा का कंपेयर राज्यसभा से किया जाए, इन 3 बातों को आधार मान करके, तो चुनाव राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है इसलिए द्वितीय सदन है। अप्रत्यक्ष होगा तो शक्तियां भी कम होंगी, इसलिए राज्यसभा द्वितीय सदन है, और सदस्य संख्या भी कम है राज्यसभा का, इसलिए यह द्वितीय सदन हो गया बच्चा। समझ गए, चलो प्रथम द्वितीय समझ गए। निम्न और उच्च की बात करते हैं बच्चा। देखो निम्न और उच्च की अगर बात करते हैं, लोअर और पॉपुलर हाउस की अगर बात करते हैं, लोअर और अपर हाउस की बात करोगे, लोअर और अपर मतलब उच्च सदन मतलब अपर हाउस, और लोअर हाउस किसे कहते हैं, लोकसभा। पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि लोकसभा का प्रथम सदन, संसद का प्रथम सदन कौन है, संसद का निम्न सदन कौन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। तो बच्चा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बच्चा कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है बच्चा। कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ज्यादा किसका है,
ज्यादा तो लोग राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, इसलिए राज्यसभा उच्च सदन, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है, मतलब उसके कंपेयर में कम है, इसलिए यह निम्न सदन होगा बच्चा। समझ गए। अगला रीजन और बता रहा हूँ, लोकसभा का कार्यकाल देखो बच्चा 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 5 ईयर टेन्योर। टेन्योर कितना होता है लोकसभा का टेन्योर? तो लोकसभा का टेन्योर बच्चा 5 ईयर्स का होता है, जबकि राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वह कुछ नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। याद करना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है, तो बहुत सारे बच्चे 6 वर्ष बता देते हैं, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता बच्चा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, बिल्कुल भूलना नहीं इस बात को, ठीक है ना। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है बच्चा, ये कभी भंग नहीं होता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण तो है, ये तो भंग हो जाता है। ये 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग हो सकता है, मतलब प्रेसिडेंट पीएम के एडवाइस से लोकसभा को 5 इयर्स के बिफोर भी डिसॉल्व कर सकता है, भंग करने की घोषणा कर सकता है। कैसे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से भंग कर सकता है। समझ गए। और यहाँ पर देख रहे हो आप कि अब देखो तो उच्च सदन, तो राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होता, इसलिए यह उच्च सदन है बच्चा। अस्थायी सदन है इसलिए यह उच्च सदन है, जबकि यह कभी भी भंग हो जाता है इसलिए यह निम्न सदन है बच्चा। एक कारण हो गया, ठीक है ना। अब देखो पॉपुलर हाउस, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, हाँ, जनता के द्वारा इसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चा कि आज आप जो है लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहते हैं, निम्न सदन क्यों कहते हैं, लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, फर्स्ट, लोअर एंड पॉपुलर हाउस क्यों कहते हैं, आप समझ गए होंगे। और राज्यसभा को सेकंड, अपर एंड परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, आप इसको समझ गए होंगे बच्चा। समझ गए। अब हम लोग जो है आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मत करना भूलना, कमेंट जरूर लिखना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करना बच्चा, क्योंकि आप अगर वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जितना आप सहयोग करोगे उतना ही ज़्यादा हम भी उस तरीके से शेयर करेंगे बच्चा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हम सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।